हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 22 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें बात की गई है जो लीगल एज होगी मैरिज की फॉर वुमेन उसको यहाँ पर 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाएगा। और एक बार ये लॉ आ जाता है तो इसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग मैरिज और पर्सनल लॉज है ये उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग मैरिज और पर्सनल लॉज है ये उसको सुपरसीड कर जाएगा और सारी ही कम्युनिटीज़ के लिए ये जो एज है वो अप्लाई होगी। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 विच सीक्स टू रेज द एज ऑफ लीगल मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 will apply to all communities in the country and once enacted will supersede existing marriage and personal laws। तो ये सारे मैरिज और पर्सनल लॉज को सुपरसीड कर जाएगा। द अमेंडमेंट प्रपोज टू डिफाइन अ चाइल्ड, तो यहाँ पर चाइल्ड किसको डिफाइन किया गया है, तो जिसकी भी उम्र यहाँ पर 21 साल से कम है वो चाइल्ड है। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इन द बिल स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट का यही कहना है इसीलिए हम लीगल एज बढ़ा रहे हैं क्योंकि वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर हमें हॉलिस्टिक वुमेन का डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ पर मैरिजेबल एज में डिले करना ज़रूरी है। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशूज ऑफ वुमेन इन अ हॉलिस्टिक मैनर एज अ मेजर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीजिंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सबका सोल्यूशन यही है कि यहाँ पर मैरिजेबल एज को बढ़ा देना चाहिए। आगे चलते हैं। ब्रिंग विमेन एट पार विद मैन इन टर्म्स ऑफ मैरिजेबल एज, तो यहाँ पर दोनों की एज अब 21 साल हो चुकी है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पर्सनल लॉ यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को बोलता हो कि नहीं 15 साल में शादी हो सकती है, कोई भी कस्टम यहाँ पर बोलता है कि नहीं जल्दी शादी होनी चाहिए। तो इस सब कुछ को ये कोई भी ऐसा लॉ जो कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की बात करता है ये उसको सुपरसीड कर जाएगा। तो प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉ, कस्टम, यूसेज और प्रैक्टिस गवर्निंग द पार्टीज, डिक्लेयर दैट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और ये जो एक्ट होगा जिस दिन भी ये एक्ट बनता है उसके 2 साल के बाद से ये इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू हो जाएगा। तो मेक द अमेंडमेंट्स इफेक्टिव इन रिलेशन टू मैरिजेबल एज 2 years फ्रॉम द डेट द बिल रिसीव्स इन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब यहाँ पर प्रेसिडेंट से एसेंट मिलती है उसके 2 साल के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा ताकि यहाँ पर जो भी पार्टीज हों उनको यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिल जाए। द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इज बीइंग रेज्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए जया जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये जो लीगल एज है मैरिज की फॉर द वुमेन उसको यहाँ पर 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया गया है। There is also a Supreme Court judgment that has said that when there is a contention between constitutional law and personal law, तो अगर constitutional law और personal law के बीच में कुछ भी contentious issue है तो यहाँ पर constitutional law prevail करेगा। तो our intention is not to harm the Muslims but just like the triple talaq, if any law contradicts the constitution, तो कोई भी personal law अगर यहाँ पर constitution को contradict करता है तो यहाँ पर constitution का जो law है वही prevail करेगा। तो constitution of the country has to prevail। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओमिक्रॉन के बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब विमेन को लेकर क्या क्या किया गया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो रजिस्ट्रेशन होते हैं हाउसेस के वो विमेन के नाम पर होते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एज अ की एग्जांपल एज द हाउसेस बीइंग गिवन वर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ विमेन। तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए एक ये भी हो सकता है गवर्नमेंट का कदम कि यहाँ पर आवास योजना में जो भी घर होते हैं वो विमेन के नाम पर रजिस्टर किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सैनिक स्कूल्स हैं वो गर्ल्स के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो पीएम सेड हिज गवर्नमेंट हैज़ ओपन द डोर्स ऑफ सैनिक स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड सेट अप ओवर 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो हीनियस क्राइम्स रिलेटेड टू वुमेन लाइक रेप, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि ये जो स्पीडी ट्रायल हो सके। तो 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ हीनियस क्राइम्स लाइक रेप। ही ऑल्सो सेड अ लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड अगेंस्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वुमेन। तो वुमेन के लिए क्या क्या किया गया है, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो की गई हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कफ इज द बॉडीज मैकेनिज्म ऑफ इजेक्टिंग हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसीलिए कफ सप्रेसेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो नॉर्मल यही लोगों को लगता है कि जब भी कफ है तो कफ सप्रेसेंट्स ले लेना चाहिए, लेकिन आज मुझे भी ये फैक्ट पहली बार पता चला कि कफ सप्रेसेंट्स नहीं लेने चाहिए अगर आपको कफ होता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आधार लिंकिंग डन, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आधार को यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ लिंक किया जाएगा और इसके लिए जो दोनों हाउसेस से बिल भी पास हो चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पर एक और रिफॉर्म की बात की गई है वो ये है कि एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी और यहाँ पर लोकल बॉडी के इलेक्शंस के लिए भी। तो इसी के लिए जो स्टेट की इलेक्शन बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर परसुएट करने की बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू होल्ड अ मीटिंग विद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स सून टू ट्राई एंड परसुएट देम टू अडॉप्ट अ कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर पार्लियामेंट असेंबली एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस। अब ये रिफॉर्म करना चाहते हैं कि एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। जो यहाँ पर लोकल बॉडी के इलेक्शंस है वो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इलेक्शंस टू द पंचायत द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर जो लोकल बॉडी
के इलेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता है। तो बेसिकली अब इनका ये कहना है जो यहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक ही यहाँ पर इलेक्टोरल रोल होना चाहिए असेंबली इलेक्शंस के लिए भी, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी, और लोकल बॉडी के इलेक्शंस के लिए भी। तो कमेटी बनाई गई है जो कि यहाँ पर हेड किए जा रहे हैं बाई बीजेपी सुशील कुमार मोदी। The government as of now is not in favor of amending the law but wants to persuade the state to adopt a common electoral roll। अब गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर परसुएट करने की कोशिश करिए, अगर परसुएट नहीं हुए तो गवर्नमेंट यहाँ पर लॉ को अमेंड कर देगी। अब यहाँ पर बहुत पहले से ये बात की जा रही है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। तो इशू ऑफ कॉमन इलेक्टोरल रोल हैड बीन ऑन द डिस्कशन टेबल सिंस 2002, जब यहाँ पर जस्टिस एम.एन. वेंकटचलिया हेडेड द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि यहाँ पर एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए फॉर वेरियस इलेक्शंस, दैट अ कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ARC ने भी 2007 में अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि यहाँ पर कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी अपनी 255th रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 2015 में बात की है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। तो इससे पहले काफ़ी बार ये रिकमेंडेशंस आ चुके हैं कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। जो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, और कैग का ये कहना है ये जो 98% दिख रहा है इससे भी ज़्यादा खराब है अगर हम यहाँ पर पेंशन पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर लें। तो the Indian Railways operating ratio of 98.36% in 2019-20 does not reflect its true financial performance, and if the actual expenditure on पेंशन पेमेंट्स इज टेकन, तो अगर हम यहाँ पर पेंशन पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर लें तो यहाँ पर जो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो वो 114.35% हो जाता है, इतना ज़्यादा खराब। तो कैग ऑल्सो नोटेड दैट द नेशनल कैरियर नीड्स टू रिविजिट द पैसेंजर। तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर के रेट्स हैं, जो भी फेयर है, उनको यहाँ पर रिविजिट करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो ऑपरेशन की कॉस्ट है कम से कम वो तो निकल सके। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द नेशनल ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ पर रेलवे का टारगेट है कि इसको अपनी ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 95% पर लेकर आना है। अगर हम यहाँ पर एक्चुअल देखें तो 114.35% और यहाँ पर 95% पर लेकर आना है। लास्ट ईयर द इंडियन रेलवेज वाज एबल टू लोअर इट्स एक्सपेंडिचर एंड मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल इन ट्रैफिक थ्रू रेवेन्यू जनरेशन बाय फ्रेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पर फ्रेट ऑपरेशंस के चलते इनको थोड़ा रेवेन्यू आ जाता है, लेकिन जो पैसेंजर्स है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनको या तो फेयर बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं। झारखंड पासिस बिल टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस लिंचिंग। तो शायद मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि झारखंड जो है वो थर्ड स्टेट है जो कि यहाँ पर लिंचिंग को लेकर लॉ लेकर आ रहा है, लेकिन नहीं, झारखंड यहाँ पर फोर्थ स्टेट है जो कि लिंचिंग को लेकर लॉ लेकर आ रहा है। तो once notified, Jharkhand will become the fourth state to bring in such a law after West Bengal, Rajasthan and Manipur. The Jharkhand Assembly on Tuesday passed Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021, which aims at providing effective protection of constitutional rights and the prevention of mob violence. तो यहाँ पर mob violence को रोकने के लिए लॉ लेकर आया जा रहा है। तो बिल डिफाइंस, अब बिल यहाँ पर लिंचिंग को कैसे डिफाइन करता है, कोई भी एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट वायलेंस या डेथ और एडिंग अबेटिंग और अटेम्प्टिंग एन एक्ट ऑफ वायलेंस और डेथ वेदर स्पॉन्टेनियस और प्लान्ड बाय अ मॉब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किसी भी ग्राउंड पे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, एथनिसिटी और एनी ग्राउंड, तो यहाँ पर उसको लिंचिंग या मॉब वायलेंस माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पनिशमेंट होगी। आगे चलते हैं। नो फ्राइडे हॉलीडेज नाउ फॉर स्कूल्स इन लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली मुस्लिम्स है, तो 96% लक्षद्वीप में मुस्लिम्स रहते हैं। तो वहाँ पर संडे का हॉलीडे ना होकर फ्राइडे का हॉलीडे होता है क्योंकि फ्राइडे को प्रेयर ऑफर्स करने होते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पर जो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन उसने डिसाइड किया कि संडे को ही अब ऑफ होगा, ना कि फ्राइडे को। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू मार्क संडेज इंस्टेड ऑफ फ्राइडेज एज वीकली हॉलीडेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ ए न्यू कैलेंडर इन लक्षद्वीप वेयर मुस्लिम्स फॉर्म 96% ऑफ द पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो अगर 2011 का सेंसस देखें तो 96% जो पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में वो मुस्लिम्स की है, जिसकी वजह से वहाँ पर संडे को हॉलीडे ना होकर फ्राइडे को हॉलीडे होता है ताकि यहाँ पर प्रेयर्स ऑफर करने में आसानी रहे। लेकिन न्यू ऑर्डर जो है वो डिपार्चर है सिस्टम से, तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिना उनकी कंसल्टेशन के किया जा रहा है। श्रृंगला विजिट्स म्यांमार टुडे इन फर्स्ट आउटरीच आफ्टर कू। तो जब से यहाँ पर मिलिट्री जुंता ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आउस्ट कर दिया है उसके बाद से ये हमारा पहला होगा कि हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो इन व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल आउटरीच टू म्यांमार्स मिलिट्री रूल रिजीम। तो यहाँ पर तत्मादाव बोलते हैं म्यांमार की मिलिट्री को। तो पहला हमारा ये आउटरीच है, ऑफिशियल आउटरीच है। विद वॉशिंगटन लीनिंग ऑन दिल्ली। अब वॉशिंगटन जो है वो यूएसए चाहता है कि दिल्ली जो भी यहाँ पर म्यांमार के एक्शंस हैं, मिलिट्री के एक्शंस है, उसके अगेंस्ट हम कुछ बोलें। लेकिन जो इंडिया है वो म्यांमार को लेकर बहुत टफ स्पॉट में होता है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हम कुछ ऐसा बोलें और उसके बाद यहाँ पर जो बीजिंग का क्लाउड है वो बढ़ जाए ओवर म्यांमार और जो इंडिया है वो साइड लाइन हो जाए। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से हम बहुत टफ स्पॉट में कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो विद वॉशिंगटन लीनिंग ऑन दिल्ली, इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट ऑन म्यांमार, अवेयर ऑफ बीजिंग्स ग्रोइंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन म्यांमार। इट डज नॉट वांट टू आइसोलेट द नेपी ताओ regime.
दिल्ली बिलीव्स इट कैन विद पार्टनर कंट्री, तो हम कोशिश करें कि हम ये जो मिलिट्री है उसके साथ यहाँ पर इंगेज हों। श्रृंगलाज विजिट इज अ स्टेप इन डायरेक्शन, तो बेसिकली हम उसी डायरेक्शन में मूव करें और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो म्यांमार की मिलिट्री है उनके साथ इंगेज करने की कोशिश करें कि अगर हमने यहाँ पर आइसोलेट कर दिया तो यहाँ पर जो बीजिंग का इन्फ्लुएंस है, जो बीजिंग का क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा म्यांमार के ऊपर, और इसकी वजह से जो यहाँ पर बॉर्डर इशूज़ हैं, इंसर्जेंसी के इशूज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंसर्जेंसी टैकल करनी है द नॉर्थ ईस्ट। तो न्यू दिल्ली हैड स्टेड क्लियर ऑफ क्रिटिसाइजिंग द तातमादाव म्यांमार्स मिलिट्री एज इट हैज़ बीन वेरी ऑफ बीजिंग्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो अगर हमें इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए म्यांमार के साथ रिलेशंस अच्छे होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अ लार्जेस्ट सर्कल ऑफ डिप्लोमेसी, तो ये बेसिकली सेंट्रल एशियन रीजन के ऊपर आर्टिकल है कि सेंट्रल एशियन रीजन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने बहुत देर बाद जाकर उनकी इंपॉर्टेंस समझी, लेकिन हमने समझ ली इंपॉर्टेंस, ये ज़रूरी है। और बाकी रिपब्लिक डे के लिए जो चीफ गेस्ट है वो भी यही सेंट्रल एशियन कंट्रीज होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग द लीडर्स ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये गेस्ट होने वाले हैं फॉर द रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26। अब ये रीजन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब से अफगानिस्तान को यहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया है। देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस, अब सारे कंट्रीज़ में अवेयरनेस आ गई कि हमें अगर काबुल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो सेंट्रल एशियन रीजन है उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो देयर इज़ अ ग्रोइंग अवेयरनेस दैट फॉर लेवरेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन काबुल एंड हार्वेस्टिंग दैट इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल गेन्स, यहाँ पर सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मिनरल वेल्थ देखी जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है, लगभग ट्रिलियंस के बराबर यहाँ पर वेल्थ है। तो गिवन द वास्ट अनटेप्ड मिनरल वेल्थ ऑफ द रीजन encompassing the 5 Central Asian countries and Afghanistan estimated to be worth a few $trillion, तो इसके लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द डीपनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंडो रशियन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हैज़ इंजेक्टेड, इसके अलावा जो इंडिया और रशिया के टाइज हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, जैसे कि अभी व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए थे उस समय भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। तो सेंट्रल एशियन रीजन के लिए एक स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। इंडिया की कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस है ही नहीं सेंट्रल एशियन रीजन में, तो दिल्ली के पास कोई एक्सेस नहीं, तो दिल्ली क्या कर सकता है, तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तापी पाइपलाइन, आईपीआई गैस पाइपलाइन, लेकिन इसमें जो पी है वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया के साथ कुछ भी रिलेशन रख नहीं रहा है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो रशिया इज अ वेल प्लेस टू एक्ट एज अ गारंटर एंड हेल्प बिल्ड बोथ दीज पाइपलाइंस। सिमिलरली इट विल बी अ विन विन फॉर इंडिया इफ इट चूजेस टू अंडरटेक द कंप्लीशन ऑफ द 600 किलोमीटर रेलवे लाइन फ्रॉम गुरियन ईस्टवर्ड अक्रॉस नॉर्दर्न अफगानिस्तान। इसके अलावा यहाँ पर बात की ऑथर ने कि जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी हमें पूरा कर देना चाहिए। अगर हम रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तो उसकी वजह से जो कार्गो है उसका फैसिलिटेशन बढ़ जाएगा और चाहबार पोर्ट से डायरेक्टली सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएगा, और इसमें रशिया और चाइना को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाइना के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है इन द फ्यूचर होने वाले हैं। बट इंडिया विल हैव अ चैलेंज ऑन इट्स हैंड टू फ्लैश आउट द 4 सीज। तो अब यहाँ पर बात की गई है 4 सीज की जो कि हमें बढ़ाने की जरूरत है रिगार्डिंग द सेंट्रल एशिया रीजन, वो है कॉमर्स, कैपेसिटी एनहेंसमेंट, कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट। तो अगर हम इन 4 सीज पे वर्क करेंगे तो सेंट्रल एशियन रीजन के साथ जो हमारे कनेक्टिविटी वो बढ़ेगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और अल्टीमेटली हम उस लेवरेज का यूज़ कर सकते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। आगे हम चलते हैं। नॉटी आंसर, अब ये बेसिकली इस बारे में है जो यहाँ पर 18 साल से 21 साल एज की जा रही है उसका क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है, बट मीटिंग दैट गोल विल रिक्वायर मच मोर। अब यहाँ पर ये लगता है गवर्नमेंट को कि 18 साल से जब 21 साल कर देंगे तो गवर्नमेंट तो जो यहाँ पर विमेन की सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, विमेन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर जेंडर इक्विटी आ जाएगी। लेकिन अगर सच में देखें तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। अगर आपने मैरिजेबल एज डिले भी कर दी है तो ऐसा नहीं है कि जो मैरिजेबल एज है वो सच में ऑन ग्राउंड पर डिले होने लगेगी, नहीं, क्योंकि मैरिजेबल एज कम में लोग शादियाँ कर देते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस है जैसे कि पॉवर्टी, डीवैल्यूड स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सस्पेशन ऑफ वुमेन सेक्सुअल चॉइसेस एंड लैक ऑफ गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो जब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे मैरिजेबल एज में डिले नहीं होने वाला। तो यहाँ पर वुमेन को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी, वुमेन को यहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो वुमेन का स्टेटस डीवैल्यूड है उसको बढ़ाने की जरूरत है, वुमेन एम्पावरमेंट करने की जरूरत है, उनको पॉवर्टी जो उससे बाहर निकालने की जरूरत है। अगर हम देखें तो अभी भी तो 18 साल से कम की एज है कि 18 साल से कम की एज में शादी नहीं हो सकती। अगर 18 साल से कम की एज में शादी हुई तो उसको चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 18 साल से कम में शादियां तो हो ही रही हैं। तो शार्पेस्ट डिप इन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स मैरिंग बिफोर दे टर्न 18 वाज सीन इन द डेकेड बिटवीन। अब यहाँ पर NFHS 4 और NFHS 3 का डेटा कंपेयर किया जाए तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था चाइल्ड मैरिजेस में। वो इसीलिए डिक्लाइन देखने को मिला था क्योंकि उस समय यहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी थी। तो अगर हम बेसिकली रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे तो अपने आप ही मैरिजेबल एज में डिले हो जाएगा, उसके लिए लॉ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी देखा जाए तो बहुत सारी लगभग 60% शादियाँ ऐसी होती जो कि 21 साल से कम में हो जाती हैं, और अगर ऐसा होगा और उसके बाद लॉ आ जाए तो ये सारी जो भी मैरिजेस होंगी वो क्रिमिनलाइज हो जाएंगी और ये अंडरग्राउंड होने लगेंगी। तो ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 21 साल से कम
कम में शादियाँ हो रही होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट को रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत है, विमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको इनकम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब द काशी एको, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एज आई अंडरस्टैंड इट, इंडिया इज स्टिल अ सेकुलर स्टेट। अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब ये है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है एंड इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाउंड है कि सारे रिलीजन्स को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए और किसी भी रिलीजन के फॉलोअर्स में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाए। आई हैव बीन इन पोजिशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी माई सेल्फ, फर्स्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि रिलीजन जो है वो इंसान का बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट अफेयर होता है, तो बट इट वॉज ऑलवेज अ पर्सनल परस्यूट एज इट शुड बी। तो रिलीजन को हमेशा एक पर्सनल परस्यूट होना चाहिए, लेकिन इंडिया में देखा गया कि इलेक्शंस में रिलीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो मिल्किंग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन, सिर्फ रिलीजन को ही नहीं, यहाँ पर कास्ट, लैंग्वेज, रीजन सबको ही यूज़ किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो बट इट हैज़ बीन म्यूटेड एंड नॉट डन एज ओपनली। लेकिन आज देखा जाए तो आज इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ऑथर ने बस यही बोला है जो रिलीजन है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर होना चाहिए और ये एकदम पब्लिक स्पेस में नहीं आना चाहिए। आगे हम चलते हैं। रॉन्ग ऑन राइट्स, ये वही आर्टिकल है कि 18 साल से 21 साल एज की तो जा रही है, लेकिन उसके लिए हमें रूट कॉज पे काम करने की ज़रूरत थी जो कि नहीं की जा रही। बस यहाँ पर एक लॉ लेकर आया जा रहा है। अगर लॉ लाने से ही चीज़ें आसान हो जाती तो बहुत पहले ही लॉ लेकर आ जाते, लेकिन लॉ लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर जो रूट कॉज है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो what is required to empower disadvantaged women and respect their reproductive rights is therefore not a simple waiving of the legislative want to raise the marriage age beyond 18। तो यहाँ पर सिर्फ एज को रेज करने से कुछ नहीं होगा, हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको ऑन पार लाना है, करियर काउंसलिंग करनी है, स्किलिंग प्रोवाइड करानी है, जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करानी है, विमेन की सेफ्टी इशूज़ को लेकर काम करना है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो अपने आप ही मैरिजेबल एज में डिले हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन, लिंकिंग वोटर रोल्स टू आधार। तो यहाँ पर जो आधार का डेटा है उसको यहाँ पर वोटर ID कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो प्योरीफाई हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट सेज लिंकिंग आधार विद इलेक्टोरल रोल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट्स ऑफ द सेम पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एक इंसान ने अगर बहुत जगह एनरोलमेंट किया होगा तो वो पता चल जाएगा, तो जिसकी वजह से बोगस वोटिंग या फेक वोटर्स को हटाया जा सकता है। 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था यहाँ पर आधार को वोटर ID से लिंक करने के लिए, जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम दैट सॉट टू लिंक आधार टू वोटर IDs। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आधार कार्ड की स्कीम है वो प्योरली वॉलंटरली है और इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन ना ले जब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट नहीं दे देता है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया केस पुट्टास्वामी में कि जो राइट टू प्राइवेसी वो एक फंडामेंटल राइट है। Why should there be a problem with identifying names that appear in multiple roles? अब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रही है कि आपको आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करना है, लेकिन ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं करना है, वॉलंटरली बेसिस पे करना है। तो बिल अमेंड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब जब यहाँ पर मैंडेटरी बेसिस पे करना ही नहीं है, सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पे करना है, तो कैसे ये बोगस वोटर्स और फेक वोटर्स को निकालेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कैन इंडिविजुअल वोट्स बी ट्रैक्ड दैट वे? अब एक कंसर्न ये भी है जो आधार का इतना सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, अगर वो लीक हो जाता है तो जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है वो वायलेट होगी। तो अदर कंसर्न इज दैट देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड केस दैट आधार डेटा वाज बीइंग लीक, इट कुड ले द फाउंडेशन ऑफ टारगेटेड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पर अगर आधार डेटा लीक हो जाता है और आधार डेटा से यहाँ पर वोटर ID कार्ड लिंक है तो इसकी वजह से टारगेटेड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो एक ये भी कंसर्न है। आगे हम चलते हैं नासा फ्लैगशिप टेलीस्कोप। अब नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसका सक्सेसर है यहाँ पर वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा इज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑन December 24। ये जो है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसका ये सक्सेसर है। तो नासा सेज वेब इज नॉट हबल्स रिप्लेसमेंट रादर इट्स सक्सेसर हुज साइंस गोल्स वर मोटिवेटेड बाय द रिजल्ट्स फ्रॉम द हबल। अब इंपॉर्टेंट ये है जो इसकी टाइमलाइन होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो हबल ने स्टडी किया था वो ये किया था कि बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ। ये बेसिकली स्टडी करेगा कि बिग बैंग के 100 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ। तो हाउ फार दिस इज ऑल्सो बिकॉज वेब इज एन इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेब है ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, लेकिन इससे पहले जो हबल था वो इंफ्रारेड नहीं था, वो अल्ट्रावायलेट था। तो वेब विल प्राइमरली स्टडी द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड व्हाइल हबल लुक्स एट इट्स मेनली एट ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स। तो यहाँ पर जो हबल है वो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स के ऊपर स्टडी करता था, लेकिन जो वेब है ये इंफ्रारेड यूनिवर्स को स्टडी करेगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की बात की गई है, तो 100 ईयर्स हो चुके हैं। तो SAD वॉज फॉर्म्ड एज अ वॉलंटियर ग्रुप ऑन December 14, 1920। अब SAD को क्यों बनाया गया था? तो जब ब्रिटिश टाइम था तो उस समय गुरुद्वारास जो था, तो गुरुद्वारास को जो महंत कंट्रोल करते थे वो महंत यहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो गुरुद्वारास को महंत कंट्रोल करते थे वो महंत अपॉइंट किए जाते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद शिरोमणि
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और इन्होंने ये बोला कि हमें जो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते हैं महंत, उनके द्वारा यहाँ पर जो गुरुद्वाराज हैं वो रेगुलेट नहीं होंगे। तो इट लॉन्च अ 4 ईयर लॉन्ग पीसफुल स्ट्रगल ड्यूरिंग विच 4000 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1925 लेकर आए विच ब्रॉड गुरुद्वाराज अंडर द SGPG कंट्रोल। इसके बाद यहाँ पर SGPG के कंट्रोल में गुरुद्वाराज आ गए। तो दिस पिच द सेट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट पेविंग द वे फॉर इट्स अलायंस विद कांग्रेस। फिर बाद में इनकी कांग्रेस के साथ अलायंस हुई, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए SAD क्यों बनी। SAD इसलिए बनी थी क्योंकि उस समय जो गुरुद्वारा का कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स उन महंत्स को देते थे जो कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे। फिर यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर्म हुई जिसने यहाँ पर एक पीसफुल स्ट्रगल किया। उसके बाद यहाँ पर जो कंट्रोल है वो यहाँ पर SGPC को दे दिया गया, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दिया गया। बाकी यहाँ पर जब पंजाब का फॉर्मेशन हुआ, पंजाब जब यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, उसके बाद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो आज का पंजाब है वो बना 1966 में। करेंसी इन सर्कुलेशन, जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो अभी भी बढ़ रही है। अगर डीमोनेटाइजेशन के बाद देखा जाए तो यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर कैशलेस सोसाइटी बनानी, लेकिन उसके बाद भी करेंसी सर्कुलेशन में बढ़ रही है। वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले 2 साल तो पैंडेमिक रहा, तो पैंडेमिक के चलते यहाँ पर लोग प्रिकॉशनरी मेजर के चलते अपने पास कैश ज़्यादा रखने लगे हैं। तो कैश इन द सिस्टम हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग इवन दो द गवर्नमेंट एंड द RBI हैव पुश्ड फॉर अ लेस कैश सोसाइटी डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कैश है वो बढ़ रहा है। अगर 2021 में देखें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम तो हुआ है, लेकिन अगर डीमोनेटाइजेशन के बाद देखें तो यहाँ पर लगातार कैश बढ़ा ही है। तो हाउएवर मोर देन 5 years after demonetization, currency in circulation has risen steadily every year with the currency in circulation to GDP ratio having now surged to 14.5% हो चुका है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब NSE प्राइम क्या है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए NSE का प्लेटफॉर्म है NSE प्राइम। तो NSE on Tuesday launched a new corporate governance initiative NSE प्राइम that companies listed on the bourse can adopt voluntarily। तो जो भी यहाँ पर कंपनीज लिस्ट करेंगी वो इस NSE प्राइम को अडॉप्ट कर सकती है वॉलंटरली। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स उसको बढ़ाने की बात की गई है। Scientists are trying to decode the dozens of mutations that Omicron carries to figure out what else is going on। तो यहाँ पर जो ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ओमिक्रॉन जो है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर डेल्टा से कंपैरिजन करें तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन जैसे डेल्टा यहाँ पर लंग्स को इफेक्ट करता था उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। अब पुतिन ने यहाँ पर ब्लेम किया है वेस्ट को, जिसकी वजह से यहाँ पर यूरोप में लगातार टेंशन बनी हुई है। तो रशियन प्रेसिडेंट ऑन ट्यूसडे रीइटरेटेड हिज डिमांड्स फॉर गारंटीज फ्रॉम द US एंड इट्स एलाइज दैट नेटो। अब यहाँ पर रशिया की यही गारंटी है कि रशिया चाहता है कि US एक लिख कर गारंटी दे कि जो नेटो US और उसके एलाइज हैं वो नेटो को और ज़्यादा ईस्टवर्ड में एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो चाहता है जो ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं वो यहाँ पर बफर का काम करें। तो पुतिन चार्ज ट्यूसडे दैट इफ US एंड नेटो मिसाइल सिस्टम्स अपीयर इन यूक्रेन, अगर US और नेटो के मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन में आ गए तो मॉस्को में पहुंचने के लिए कुछ ही मिनट लगेगा। तो जिसकी वजह से रशिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इसीलिए रशिया चाहता है जो नेटो का एक्सपेंशन है वो यहाँ पर ईस्टवर्ड्स ना हो। तो रशिया ने यही बोला कि हमें लीगली बाइंडिंग गारंटीज चाहिए। तो यहाँ पर जो भी वेस्ट में सिचुएशन है, यहाँ पर रशिया ने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यहाँ पे वेस्ट है। अगर वेस्ट ये लीगली बाइंडिंग गारंटीज दे दे तो यहाँ पर जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स हटा लेगा। बाकी यहाँ पर कुरील आइलैंड की बात की गई, तो कुरील आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड है रशिया और जापान के बीच में। तो जापान लेज क्लेम टू द रशियन हेल्ड सदर्न कुरील आइलैंड्स इन द नियर बाई सी ऑफ ऑक्सटॉक विच टोक्यो रेफर्स टू एज द नदर्न टेरिटरीज। तो जापान का ये कहना है ये जो कुरील आइलैंड है ये हमारी नदर्न टेरिटरीज है, लेकिन रशिया का ये कहना नहीं है उनकी टेरिटरी, तो कुरील आइलैंड है। बाकी यहाँ पर रशिया ने एक टेस्ट किया कैलिबर क्रूज मिसाइल फ्रॉम द सी ऑफ जापान। तो कैलिबर क्रूज मिसाइल भी यहाँ पर रशिया की है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया वेब टेलीस्कोप, तो वेब टेलीस्कोप यहाँ पर कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो ये है एरियन 5। तो इफ ऑल गोज वेल द टेलीस्कोप विल बी लोडेड ऑन टू द एरियन 5 रॉकेट। तो एरियन 5। बाकी ये मैंने आपको बताया जो हबल टेलीस्कोप था वो यहाँ पर बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ उसने वो स्टडी किया था, लेकिन ये स्टडी करेगा कि 100 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ। तो टेलीस्कोप विल बी एबल टू सी बैक फर्दर टू अ मेयर 100 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।